अल्लाह। अच्छा बच्चों, देखिए बोर्ड का स्ट्रक्चर ये होता है कि अभी हम ये बात कर चुके हैं कि जो शेयर होल्डर होते हैं वो एक्चुअली कंपनी के मालिक होते हैं, या ज्यादा है तो मालिकान होते हैं। लिहाजा वही किसको चूज करते हैं या इलेक्ट करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। उन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में से एक सीनियर ओहदेदार होता है जिसको हम कहते हैं चेयरमैन। तो वो जो चेयरमैन है वो क्या नाम लेते हैं, चेयर करता है। जैसे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान पूरे मुल्क को हेड करता है, इसी तरह चेयरमैन जो है एक कॉर्पोरेट या एक लिमिटेड कंपनी को हेड करता है, चेयर करता है। इन तमाम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लियाजोन क्रिएट करता है, इनकी राय लेके आता है, उस राय से कारोबार को आगे बढ़ाने के बारे में सोचता है। अब इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ एक और बंदा होता है जिसको हम सीईओ कहते हैं। सूली तौर पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सीईओ को नीचे नहीं लाना चाहिए था, स्लाइड में नीचे ले आए हैं। तो सीईओ इन सब का एक्चुअली मास्टर होता है या मास्टर माइंड होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। इसके साथ दो ऑफिसर हो रहे हैं, ये तो आप जानते हैं, ये तो आपका फेवरेट होता है ना, कौन से वाला, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, और ये है चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, ऑपरेशन ऑफिसर जो ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है। तो ये दो इसके सपोर्टर होते हैं। हाँ, चेयरमैन का भी एक सपोर्टर होता है जिसे कहते हैं कंपनी सेक्रेटरी। इसके लिए भी जरूरी समझा जाता है आजकल कंपनीज में कि या तो ये कोई लॉ ग्रेजुएट हो, यानी बार काउंसिल का मेंबर हो, या फिर ये भी सीए ही हो, किसी प्रोफेशनल बॉडी का मेंबर हो, प्रेफर ये किया जाता है। अच्छा बच्चों, तो अब ये हो गया जी क्या, हमारा स्ट्रक्चर हमें समझ आ गया कि मालिकान बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को इलेक्ट करते हैं, वो कंपनी चलाते हैं, जो चेयरमैन है इनका डिसिप्लिन मेंटेन रखता है, कंपनी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने में, मीटिंग्स को हेल्ड करने में मददगार साबित होता है चेयरमैन के लिए, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में क्रिएटिव आइडियाज को जेर बहस लाकर फाइनलाइज कराने में सीईओ का बड़ा अहम हाथ होता है। लेकिन जो भी आइडियाज आते हैं उनके लिए पैसा चाहिए होता है, उनके लिए रिक्वायरमेंट चाहिए होती है, या उनके लिए फंड चाहिए होते हैं। तो साथ ही सीएफ को बिठाया जाता है ताकि जब कोई बंदा आइडिया दे तो ये अंदाजा कर ले कि ये कितना कॉस्टली आइडिया है, इसके लिए हमारे पास बजट होगा नहीं होगा। और चीफ ऑपरेशन ऑफिसर इसलिए साथ बैठा लिया है कि कोई चीज बनाने की अगर बात हो रही है तो वो साथ ही इंजीनियरिंग के हवाले से देख लेंगे ये चीज बन भी सकती है कि नहीं बन सकती, क्या हाल है। कि जैसे फर्ज कीजिए ये सर्विस शूज कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बैठे हैं और यहाँ पर किसी डायरेक्टर ने आइडिया दिया है कि हम एक ऐसा शूज बनाएंगे जो इलेक्ट्रॉनिकली चलेगा, ठीक है, इस शू के अंदर, जिससे लोगों के सॉक्स में से स्मेल नहीं आएगी। आजकल तो बंदे बेहोश हो जाते हैं ना। अच्छा, और दूसरा शॉक से अब्जॉर्बर होंगे जिससे उसकी तलियां नहीं थकेंगी, और लोड शेडिंग मुल्क में ज्यादा है तो इसका एक हेडलाइट लगा दें। तो सीएफओ बोलेगा कि इसके लिए तो बहुत ज्यादा पैसा चाहिए, शॉक एब्जॉर्बर बनाने, टेक्नोलॉजी और पैसा खर्चा, और ये चीजें जो है इसके लिए बूट जो है वो 2000 रुपए का जो पैर है ये अंदाजन 12,000 रुपए चला जाएगा। तो क्या इसका खरीदार होगा? ठीक है, तो ये बात शुरू हुई। दूसरी तरफ वो बैठा हुआ ऑपरेटिंग ऑफिसर जो गालिबन इंजीनियर होगा, वो ये देखेगा कि क्या ये आइडिया इंजीनियरिंग में पॉसिबल भी है या नहीं, ठीक है ना। तो वैसे आपस की बात है, ये शूज के अंदर बहुत इनोवेशन लाई गई है। ऐसे शूज मौजूद हैं जो चलते हैं तो वो हवा को वेंटिलेट करते हैं, यानी कुछ हवा ताजी अंदर खींच लेते हैं, और जो डर्टियर हवा एयर होती है बाहर फेंक देते हैं। ऐसे हैं, उनके अंदर जेल लगा हुआ है, नीचे जेल का फोम लगा हुआ है। काफी इनोवेशन आ चुकी है। आज कोई भी ड्रेस शूज जो है वो बाहर से ड्रेस शूज लगता है, अंदर से जॉगर से ज्यादा कंफर्टेबल होता है। अच्छा चलिए जी, तो वो बहस हो रही होती है, तो वो देखते हैं कि क्या ये मुमकिन है या नहीं मुमकिन। अच्छा, उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं, तो असल बात ये कि हमें सिर्फ शेयर होल्डर का ख्याल नहीं रखना, हमें तमाम स्टेक होल्डर्स का ख्याल रखना है। ये बात हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो कहता है, लेकिन ये यहाँ का कह रहा है स्टॉक होल्डर्स। स्टॉक होल्डर्स दूसरा नाम है किसके लिए? शेयर होल्डर के। ये क्या है? ओनर है किसके? कॉर्पोरेशन के। होल्डिंग शेयर ऑफ स्टॉक दैट प्रोवाइड देम टू सर्टेन राइट्स। उनके पास कुछ हकूक है। वो हकूक क्या है?
रिसीव अ पोर्शन ऑफ कॉर्पोरेशन प्रॉफिट, इन्हें कॉर्पोरेशन के मुनाफे का कुछ हिस्सा मिलता है, किस शक्ल में? डिविडेंड की शक्ल में। और ये शेयर्स बेचकर ओनरशिप को क्या कर सकते हैं? ट्रांसफर कर सकते हैं। जिसको शेयर सेक्रेटरी बेचेंगे ये मालिक नहीं रहेंगे, अब वो मालिक हो जाएगा। ठीक है जी। और रिप्रेजेंटेड बाय द शेयर स्टॉक एट एनी टाइम, स्टॉक होल्डर कैन अटेंड, को क्या अटेंड कर सकते हैं? एनुअल जनरल मीटिंग, एजीएम, ये बात पहले हो चुकी है। तो एजीएम में क्या कर सकते हैं? को इलेक्ट कर सकते हैं। इसलिए आपने देखा होगा हमने इसे प्रिंसिपल को ऊपर रखा है, और जो ये प्रिंसिपल को ऊपर रखा है और जो डायरेक्टर्स है उनको नीचे रखा है। उसकी वजह ये है कि ये इन्हें इलेक्ट करते हैं, लिहाजा ये इन्हीं के सामने जवाब दे होते हैं, इन्हीं के सामने आंसरेबल होते हैं। ठीक है जी। अच्छा, चूंकि हर स्टॉक को जनरली कैरी करता है 1 वोट, एक पर्टिकुलर यानी कि वोट के ऊपर, यानी एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ शेयर्स के ऊपर एक वोट अलाउ होता है, जैसे कि 1000 शेयर पे 1 वोट, या जो भी रेशो होगी उसके मुताबिक ये वोट डालते हैं। क्लियर बच्चों? तो जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इलेक्ट हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं? तो कहता है जो स्टॉक होल्डर इलेक्ट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वो फिर गवर्न करते हैं, वो ओवरऑल मैनेजमेंट को क्या करते हैं? कॉर्पोरेशन को मैनेज करते हैं, और इसको देते हैं क्या? गोल्स एंड पॉलिसीज। तो ये आप पढ़ गए हैं कि क्या देते हैं? ये फिर आपके शेयर होल्डर की राय से विजन देते हैं, मिशन देते हैं, इसके गोल सेट करते हैं, और इसके लिए ऑब्जेक्टिव डिटरमिन करते हैं इन कॉन्सेंट विद द जूनियर स्टाफ, जो भी जूनियर स्टाफ है उसके साथ। ठीक हो गया। हायर कॉर्पोरेट ऑफिसर्स, आप जो नीचे सीट खाली है उनको ये फुलफिल करते हैं। एंड ओवरसी द फर्म्स ऑपरेशन, फर्म के ऑपरेशन को ओवरसी करते हैं। तो कहते हैं कि स्मॉल फर्म्स में आमतौर पर डायरेक्टर की तादाद 3 होती है, लेकिन लार्ज कंपनीज में अक्सर डायरेक्टर्स की तादाद 10 से 15 तक चली जाती है। और बोर्ड जो है टिपिकली जो है वो बोथ कोऑपरेटिव एग्जीक्यूटिव्स एंड आउटसाइड डायरेक्टर दोनों पर मुश्तमिल होता है। आउटसाइड डायरेक्टर्स को हमने क्या नाम दिया था? नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं, वो भी साथ होते हैं इनके। ठीक है। आउटसाइड डायरेक्टर्स जो है वो क्या करते हैं? देखिए, फ्रेश व्यूज और कॉर्पोरेशन के लिए नए नए आइडियाज लेके आते हैं, और वो इंडिपेंडेंट होकर सोचते हैं। क्योंकि हमने ये अलाउ किया होता है कि जो चीफ एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, वो कंपनी के शेयर्स खरीद भी सकते हैं, खास खरीद भी सकते हैं, और उन्हें हम शेयर जो है एक खास हद तक खरीद भी सकते हैं, और उन्हें शेयर्स हम देते भी हैं, यानी कंपनी खुद उन्हें शेयर्स देती है। लेकिन नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को शेयर कभी भी नहीं दिए जाते, और उन्हें मना किया जाता है कि वो ये ना खरीदे। उसकी वजह ये ताकि उनकी हैसियत जो है, वो क्या हो जाए? उनकी हैसियत न्यूट्रल हो जाए, अंपायर की तरह। अगर उनके शेयर होंगे तो वो भी हाई रिस्क फैसले के ऊपर चुप रहेंगे कि हमारा फायदा है। ठीक है, तो वो चुप रहेंगे। अगर उनके शेयर्स नहीं होंगे तो क्या करेंगे? काजी के लिए जरूरी होता है कि वो किसी का रिश्तेदार ना बने, किसी पार्टी का भी। क्या ख्याल है ना जी? अगर वो रिश्तेदार बनेगा तो फिर तो ये होगा, लिहाजा उसका इंटरेस्ट ना हो। इसलिए आप कहते हो कि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर शेयर्स ना खरीदेगा ना उसे देंगे, ताकि वो सिर्फ अपनी फीस तक रहे कंसल्टेंसी। और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को तो खुद शेयर्स देते हैं ताकि वो ज्यादा मेहनत करे, सैलरी भी ले और शेयर्स भी कमाए। अच्छा बच्चों, हायर्ड बाय द बोर्ड, बोर्ड हायर करता है किसको? एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स को, टॉप मैनेजमेंट को। ठीक है जी। एंड इंक्लूड प्रेसिडेंट, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर्स, वाइस प्रेसिडेंट, तो ये सारे ये हायर करते हैं। तो चूंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मिलकर हायर करते हैं, लिहाजा हमने इनकी पोजीशन जो थी वो यहां रख दी थी, और इनकी पोजीशन नीचे कर दी थी सीईओ की। जबकि सीईओ बोर्ड में प्रोमिनेंट होता है, लेकिन हायर किया जाता है किसकी तरफ से? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की तरफ से। अच्छा, ये उनमें से भी हो सकता है, यानी वो अपने डायरेक्टर में से किसी बंदे को सीईओ का ओहदा भी दे सकते हैं, अप टू देयर चॉइस, उनकी चॉइस के ऊपर होता है। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे क्या होता है? सीईओ, सीएफओ, ये दोनों आपने सुने, वाइस प्रेसिडेंट भी आपने सुना है, ट्रेजरर भी होता है, और कंपनी सेक्रेटरी भी होता है। ट्रेजरर क्या होता है? किसको कहते हैं? ट्रेजरर कहते हैं खजाना दार, खजानादार। तो फिर
CFO खजानादार में क्या फर्क है? CFO का मतलब चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, वो फाइनेंशियल प्लानिंग करता है, पैसा नहीं रख के बैठा रहता। और जो ट्रेजरर होता है वो आपकी सारे लिक्विड एसेट रख के बैठा होता है और आपके तुम्हारे जितने बैंक अकाउंट है आपकी कंपनी के वो सारे उसके होल्ड में होंगे। और किसी में फालतू पैसा तो ट्रेजरर कोशिश करेगा कहीं और इन्वेस्ट करके वो पैसे कमाना। क्लियर? तो इसलिए CFO अलहदा है और ट्रेजरर अलहदा। ठीक है जी। Who responsible for achieving corporate goals and policies? Officer may also be board member. Officer board member भी हो सकते हैं, जैसा मैंने पहले कहा कि वो अपने में से बंदे किसी को CFO CEO लगा सकते हैं, बोर्ड मेंबर भी हो सकते हैं। और वो इस काम के लिए अगर उनमें स्किल ना हो तो वो बाहर से भी बंदा हायर कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। क्लियर बच्चों? अब जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही 3 होते, छोटे होते, तो फिर ट्रेजरर और CFO एक ही हो सकता है छोटी कंपनी में। उन्होंने कहा है 3 डायरेक्टर, तो फिर एक डायरेक्टर के इसमें ज्यादा काम होगा। लेकिन बड़ी कंपनी में ट्रेजरर अलग होगा, CFO अलग होगा, दोनों अलग होंगे। क्लियर बच्चों? अब इसके एडवांटेजेस के, पहला एडवांटेज तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इकोनॉमीज ऑफ स्केल। अच्छा, कॉम्बिनेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब क्या है कि आप के पास बहुत ज्यादा मर्ज फाइनेंशियल रिसोर्सेज आ जाते हैं। मर्ज फाइनेंशियल रिसोर्सेज यानी इनिशियल कैपिटल भी है कंपनी का, शेयर्स भी बेचे हैं, बैंकों से लोन भी लिया है, ये चौथे चैप्टर में पढ़ेंगे, लोन भी लिया है। ठीक है, इनिशियल कैपिटल भी था कंपनी का, साथ शेयर्स भी बेच दिए। इस तरह काफी बड़े वसाइल का एक कॉम्बिनेशन आपको मिल गया, तो एक बड़ा कैपिटल आ गया जिससे आप बड़ा कारोबार कर सकते हैं, बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद बात आ रही है ह्यूमन रिसोर्सेज के अंदर भी आपके पास मल्टीपल स्किल्स आ जाती है, यानी पैसों में भी रिसोर्सेज ज्यादा, इंसानों में भी रिसोर्सेज ज्यादा, बहुत सारे क्रिएटिव ब्रेन, क्रिएटिव माइंड आ गए एक ही जगह, और इसलिए पोटेंशियल ग्रोथ और प्रॉफिट पॉलिसी बन जाती है। जहां तक इकोनॉमीज का स्केल का ताल्लुक है, इसका मतलब ये होता है कि कोई भी कारोबार अगर लार्ज स्केल पे किया जाए, लार्ज स्केल पे, तो कॉस्ट क्या होगी? कम हो जाएगी। इसको हम कहते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल, बड़े स्केल पे कारोबार करने का फायदा है ना जी। छोटी सी एग्जांपल है, पाकिस्तान में कर्टस कार कितने की है? 27 लाख की चले। अच्छा, पाकिस्तानी रुपयों में ही इंडियन कर्टस कितने की है? 13-14 लाख की। अच्छा, ये फर्क क्यों है? ये फर्क ये है कि पाकिस्तान जब गाड़ियां बनाता है तो बहुत सारे काम मैनुअल करता है, क्योंकि गाड़ियां हमने थोड़ी बनानी होती है, हमने गाड़ी बनानी होती है हजारों में, थाउजेंड्स में, ऑर्डर ही थाउजेंड्स में आता है। और अमेरिका जो इंडिया है उसकी आबादी कितनी है? तकरीबन 1 अरब, तो वहां गाड़ियां बनती लाखों में। तो जब लाखों में बनती है तो वेल्डिंग बंदा नहीं कर रहा होता, रोबोट कर रहा होता है, फटाफट डिप्टे लगाता जा रहा है, कॉस्ट हो जाती है, कम हो जाती है। तो जब ज्यादा चीजें बनाएंगे तो कॉस्ट कम होगी। चलो इससे भी आसान एग्जांपल देते हैं, एक सूट सस्ता मिलेगा या पूरा रोल कपड़े का सस्ता मिलेगा? रोल सस्ता मिलेगा। तो यूं समझ लीजिए कि छोटे कारोबार में चीजें महंगी मिलती हैं और बड़े कारोबार में बल्क परचेज होती है, और वो क्या होती है? सस्ती। बल्क परचेज सस्ती होती है। अच्छा बच्चों, लिमिटेड लायबिलिटी, जो मालिकान है वो क्या है? शेयर होल्डर, वो सेपरेट लीगल एंटिटी है कंपनी से, ये शुरू में बात हो चुकी। जब वो सेपरेट लीगल एंटिटी है तो बैंक करप्ट होने की सूरत में या डिफॉल्ट होने की सूरत में उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, सिवाय उनकी इन्वेस्टमेंट के तमाम पैसा बच जाए, यानी देयर लॉस इज अप टू देयर इन्वेस्टमेंट, जितनी इन्वेस्टमेंट की। क्लियर बच्चों? अच्छा, अगर आपको ये कंपनी की काम पसंद नहीं है तो आप चाहें तो यही जो ओनरशिप है ये किसी और को भी ट्रांसफर की जा सकती है, यानी यू कैन सेल द शेयर एंड ट्रांसफर द ओनरशिप, मलकियत को ट्रांसफर किया जा सकता है। ठीक होगी बात? अब यहां पे जो आपका इंडिविजुअल बिजनेस होता है उसकी लाइफ कितनी होती है? आपने खुद कहा था बहुत कम होती है। एंटरप्रेन्योर की लाइफ और उसकी फिटनेस तक उसकी जिंदगी है,
और एंटरप्रेन्योर ना रहा अल्लाह ना करे या वो बीमार हो गया तो कारोबार बंद हो जाए। अच्छा, पार्टनरशिप में जब तक पार्टनर एनर्जेटिक है, इनपुट दे रहे हैं, काम चल रहा है, उसके बाद काम नहीं चलता। लेकिन आप ये जानते हैं कि देयर इज अनलिमिटेड लाइफ ऑफ दिस बिजनेस। अनलिमिटेड नहीं कहना चाहिए, अनलिमिटेड लाइफ तो अल्लाह ताला की है। तो आप ये कह सकते हैं कि ये जरा ज्यादा ड्यूरेबल कारोबार है, ये ज्यादा ड्यूरेबल होने की तवक्को की जा सकती है कि कंपनियां जो है सदियों से कायम है और आगे चलती जा रही है। जैसे पेप्सी बनी थी 1885 और नहीं, कोक बनी थी 1885 में और पेप्सी बनी थी 1890 में। तो अंदाजा करें 1800 यानी 1885 में कोक बनी और तो ये कितने साल हो गए बच्चों? तकरीबन 140 साल। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि लोग आते रहे, शेयर बेचते रहे, खरीदते रहे और मुल्क बनते रहे, टूटते रहे, लेकिन ये कंपनियां अपनी जगह पर कायम रही। तो इनकी जो प्रोप्राइटरशिप की निस्बत, पार्टनरशिप की निस्बत, इनकी लाइफ जरा ज्यादा लॉन्ग हो सकती है, इनकी लाइफ जरा ज्यादा लॉन्ग हो सकती है। अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग थिंग इज दिस कि जब पेप्सी और कोक आए थे तो शुरू में कैसे पेप्सी और कोक बेचते थे? यू नो, they will give the salt in the packet and you make coke at your home, जैसे इनो टाइप। लेकिन later on they hire a consultant for to make a good business, तो उन्होंने कहा give a personality to your brand, give a personality to your brand। तो उसने फिर कोक की बोतल डिजाइन की और वो कोक की बोतल जो है ह्यूमन बॉडी की तरह, दिस इज अ पर्सन लाइक, इसकी शख्सियत है। और फिर उसने कहा कि आपका फार्मूला यूनिक होना चाहिए, आप खुद घोल के बोतल से निकाल दो ताकि उसे पता हो कि इसका ये टेस्ट है। फिर कोक के अंदर जब लोगों ने बर्फ उसे रखा है फ्रीजर में और निकाल के जब पी है, और अगर उसके अंदर बर्फ के क्यूब्स डाले हुए, या तो बंदा बोतल पिए ना, अगर पिए तो फिर क्या। अच्छा, तो वापस आते हैं अपनी बात पे। मैंने भी पिछली ईद पे पी थी, इसलिए मुझे टेस्ट याद आ रहा है। अच्छा बच्चों, नहीं हर ईद में पीता हूँ, ऐसी बात नहीं, अल्लाह ने बड़े पैसे दिए। अच्छा बच्चों, तो आगे क्या आ गया जी? एबिलिटी टू अट्रैक्ट फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी इसमें ज्यादा है। उसकी वजह, पीपल नो द बिग ब्रांड सो दे विल ऑफर मोर मनी। नोबडी इज देयर हु इज इन्वेस्टर, और वो उससे कहा जाए कैप्को की ओनरशिप बिक रही है, ले लो, कहेगा यार ये तो बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है, ये तो मिल गई तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। मतलब मेरे पास 1000 शेयर्स हैं, 1000 शेयर्स ऑफ कैप्को, एंड व्हाट आई गॉट आउट ऑफ इट, बेगम के 2 अच्छे सूट बन जाते हैं हर साल उसके डिविडेंड, 2 अच्छे सूट, नथिंग टू बी, कोई काम नहीं, कोई कुछ नहीं है, इतना कुछ चेक आ जाता है, मेरे 2 सूट ही बना। चलिए, तो आप ये कह सकते हैं कंपनीज कैन रेज मनी सेलिंग न्यू शेयर ऑफ स्टॉक। तो नए शेयर जब बेचते हैं तो लोग हाथों हाथ ले लेते हैं क्योंकि इन पे उन्हें ट्रस्ट होता है। हाँ, अलबत्ता ये है कि क्वेश्चन क्रिटिकली जरूर देखते हैं वो लोग, ये ना समझिएगा क्रिटिकली नहीं देखते। जैसे बहरिया टाउन बहुत अच्छा ब्रांड होगा, लेकिन अगर वो नया कोई लॉन्च करेगा ना टाउन, शाहदरा में, लेट से खारिया कैंट में, लेट से लाला मूसा में, पीपल विल वॉच जगह कौन सी है। इसी तरह यहाँ पे भी शेयर इश्यू होंगे, तो ब्रांड की वजह से लोग ले लेंगे, लेकिन याद रहे कि पीपल विल चेक इट, पीपल विल चेक इट, क्या नया कारोबार करने जा रहे हैं, कौन सा नया ये प्लांट लगाने जा रहे हैं, ये देखेंगे। अच्छा, अलबत्ता ये जरूर है कि इन्हें बैंक से पैसे नहीं लेने पड़ेंगे। बैंक से पैसे लेते तो क्या देना पड़ता? इंटरेस्ट। और जब शेयर होल्डर बनाया तो आपको शराकतदार बना लिया। अब आपको नफा होगा तो पे करेंगे, वरना पे नहीं करेंगे, अल्लाह ना करे नहीं नफा होगा नहीं पे करेंगे, लेकिन लायबिलिटी तो ना होगी, किसके पैसे तो नहीं ना देने। लिहाजा क्या कहते हैं, कंपनीज कैन रेज मनी बाय सेलिंग द न्यू शेयर्स ऑफ द स्टॉक, डिवाइडिंग ओनरशिप इनटू स्मॉलर यूनिट्स, यानी पूरा लाहौर ही खरीद ले बेशक शेयर आके, हर बंदे के पास हो, नो मैटर। तो ये सारे छोटे छोटे पैसों से आप ढेर सारे पब्लिक को अपना इन्वेस्टर बना लेते हैं, जिससे बड़ा पूल ऑफ रेवेन्यू इकट्ठा हो जाता है।
तो मैंने इसकी मिसाल दी थी कि अगर लाहौर के लोग हैं 2 करोड़ तो उसमें तो 50 लाख घर हो गए, एक घर में 4 बंदे रहते हो, तो अगर 4 है तो उन 4 में से समझ लीजिए 50 लाख घर हो गए, हर घर जो है वो 1000 रुपए की इन्वेस्टमेंट कर दे तो हम एक बहुत बड़ी एयरलाइन बना सकते हैं। तो लिहाजा यहाँ पे पैसा इकट्ठा करना रिलेटिवली आसान, लेकिन इस कारोबार में टैक्स डबल देना पड़ता है। कैसे? एक कंपनी की आमदनी यानी कंपनी के प्रॉफिट पे क्या है? टैक्स है। कंपनी के प्रॉफिट पे टैक्स है, यानी प्रॉफिट आएगा टैक्स कटेगा। अच्छा, टैक्स कटने के बाद जो आफ्टर टैक्स प्रॉफिट है, आफ्टर टैक्स प्रॉफिट है, वो डिवाइड होगा किन में? शेयर होल्डर्स में। और जब वो शेयर होल्डर के पास जाने लगेगा तो गवर्नमेंट कहेगी कि ये जो डिविडेंड है इस पर टैक्स अलग लगेगा। लोग बड़ी लॉजिक देंगे कि देखिए जब इज्तमाही तौर पर प्रॉफिट आया तो आपने टैक्स ले लिया, तो अब जब ये इंफरादी तौर पे अब तकसीम होने जा रहा है यानी ये डिविडेंड बनने जा रहा है, तो अब आप दोबारा टैक्स क्यों लेंगे? वो कहते हैं वो टैक्स लिया था हमने नेस्ले पे और ये टैक्स ले रहे हैं हम अमजद पे, तो लिहाजा वहां भी टैक्स लेंगे और नेस्ले से भी लेंगे और अमजद के आगे भी टैक्स लेंगे। क्लियर हो तो? अच्छा, क्योंकि वो तो कहते हैं हम तो इतने बदीर हैं कि जब तुम कमाते हो सैलरी लेते हो तब भी टैक्स लेते हैं, और जब तुम चाय की पत्ती का डब्बा खरीदने जाते हो तब भी टैक्स लेते हैं, और जब तुम बिजली का बिल जमा कराने जाते हो तब भी टैक्स लेते हैं। ठीक है, तो हमारा काम ही क्या है? टैक्स लगाना, सिंपल। तो यानी गवर्नमेंट की नई डेफिनेशन क्या है ना? तो वजीर आजम का नया नाम क्या है? टैक्स लागू, टैक्स टैक्स चूस, आवाम का खून चूसू। अच्छा, तो यानी देखिए इसमें बना ये कि असल पैसे बनोगे तो बताओगे कि सर ये होता है। अच्छा बच्चों, पहले तो बता नहीं। अच्छा बच्चों, अब डबल टैक्स, कंपनी की आमदनी पे टैक्स, डिविडेंड पे टैक्स। अच्छा, कॉस्ट एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फॉर्मेशन इतने आराम से नहीं बनती, SCCB में जाके रजिस्टर कराना पड़ता है, बड़ा लंबा चौड़ा डॉक्यूमेंटल प्रोसीजर है, वकीलों की फीस देनी पड़ती है, फिर जाके लाइसेंस बनते हैं। ठीक है, कॉस्ट ऑफ अटॉर्नी है, कॉस्ट ऑफ अकाउंटेंट्स है और कॉस्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन है। तो खासा कॉस्टली प्रोसीजर है। ये नहीं कि आपका दिल चाहा कि ग्रोसरी स्टोर खोलूं और आपने अपने ड्राइंग रूम को शटर लगाया, दाढ़ी ला के रखी और लोगों ने कहा लो जी काबू बह गया स्टोर में, तो कहने वाले तो ये वो चक्कर नहीं, इट्स अ बिग प्रोजेक्ट एंड यू हैव टू कॉस्ट एंड पे। अच्छा, इंक्रीज गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन, इसके लिए ना गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शंस काफी ज्यादा है। उसकी वजह यह है कि गवर्नमेंट को पता है पैसा दूसरों का कारोबार ये चला रहा है, जब भी ऐसी सूरत हाल हो पैसा किसी और का कारोबार को और चलाएगा तो गवर्नमेंट को फिक्र तो हुई ना कि ताज कंपनी वाला कॉर्पोरेटो स्कैंडल करके ही ना निकल जाए कि जी हम कुरान छापते हैं आपको आमदनी देंगे। तो बड़ा आसान तरीका है ना। एक कंपनी थी ताज कंपनी, उन्होंने कहा जी हम कुरान छापते हैं तो लोग हमारे पास इन्वेस्टमेंट रखे हम पे करें। उन्होंने क्या किया कि जो बंदा आता था उसके थोड़े बहुत पैसे 10 लाख 5 लाख 8 लाख इन्वेस्टमेंट के तौर पे ले लेते थे और उसे काफी बड़ा प्रॉफिट देना शुरू कर देते थे। थोड़े दिन लोगों को खुशहाल नजर आता था, वो जाकर पूछते थे क्या किया मैं ताज कंपनी में पैसे लगाए, दूसरे भी चले। उन्होंने ऐसे करते करते क्या किया, काफी पैसे इकट्ठे किए और फिर वो भाग गए। अच्छा, इसी तरह बच्चों में आपको बताता हूँ कि एक बंदा था हमारे इधर क्रीम पार्क में आया और उसने कहा इस्लामिक सिस्टम पे आपको 0 रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मोटरसाइकिल मिलेगी। लोगों ने फॉर्म जमा करा दी, उसने 8 मोटरसाइकिलें लाया और उसने सारा मोहल्ला इकट्ठा किया और उनके सामने मोटरसाइकिलें दी। सारे मोहल्ले ने कहा कि मोटरसाइकिल वो भी बगैर सूद के, सिर्फ एग्जैक्ट इंस्टॉलमेंट देंगे, उसे इंस्टॉलमेंट ही बहुत थोड़ी रखी, यानी 8-10 साल में आराम से पैसे देंगे आप। तो लोगों ने कहा कि अच्छा सिर्फ 700 रुपए महीना और मोटरसाइकिल जिंदाबाद। सब ने आके उसको 15-15 20-20 हजार एडवांस मांगा, जमा करा दी। तो उसने कहा जी देखिए मेरे पास ऑर्डर आ गया ज्यादा, इतनी मोटरसाइकिलें तो मार्केट में नहीं है, तो ये तो डायरेक्ट ऑर्डर होगा। तो उसने कोई कागज पूछ लोगों को दिखाया, उसने कहा जी अगले महीने तक ये आ जाएगी, ट्रक पूरा आएगा यहाँ। मजीद लोगों ने जमा करा दी। उसके बाद एक दिन आया,
लोग वहां पे गए तो बाहर पट्टे पड़े हुए, बकरियां पट्टे चल रही, और गाय तो मोटरसाइकिल वाला होता था, वो भी नहीं, यहाँ तो बकरियां बनी हुई शुरू से हमारी। अब वो बंदा गायब हो गया और फिर कभी मिला ही। अच्छा बच्चों, इसी तरह एक है एनरॉन केस। एनरॉन केस है अमेरिका का एनरॉन केस। अच्छा, एनरॉन केस जो है ये ऐसा केस है जो दुनिया में जो है बड़ा यादगार केस है। इसमें ये हुआ था, एक पावर प्रोजेक्ट कंपनी थी, यानी ये डैम सड़क और ये बिजली का निजाम चलाने वाली कंपनी थी, बड़ी कंपनी, जैसे हमारे यहाँ कैपको है, हमारे यहाँ लेस्को है, तो ये बड़ी कंपनी। तो उन्होंने क्या किया जी, उन्होंने कहा कि हमारा तो प्रॉफिट ही बहुत ज्यादा आया, गवर्नमेंट को बड़ा सारा टैक्स मिले जानबूझ के, और शेयर्स नए इशू कर दिए कि मुनाफा बड़ा हो रहा है, समझ नहीं आ रही क्या करें। लोगों ने धड़ाधड़ शेयर ले ली। सप्लायर है, उसको यार उधार पे माल दे दो, कुछ समझ नहीं आ रही, पैसे बड़े मिल जाए, यार इतनी वीक कंपनी में उधार पे माल दे दिया, सप्लायर ने भी उधार दे दिया, ठीक है जी। कस्टमर से भी एडवांस पैसे पकड़ दिए, ठीक है जी। अच्छा, शेयर भी बेच दिए, और उसके बाद पूरी मैनेजमेंट अफ्रीका भाग गई, अमेरिका से अफ्रीका भाग गई। इसलिए तो हमारे एक वजीर आज़म को गलतफहमी हुई थी कि अफ्रीका के बड़ा अमेरिका से मिलते हैं। अच्छा जी, एनीवे, तो क्या हुआ कि वो क्या हुआ था बच्चों कि अफ्रीका भाग गई पूरी मैनेजमेंट, और ये केस मशहूर हुआ। ये इसलिए फिर क्या हुआ, पूरी हुकूमतों ने इसके जो रेगुलेशंस हैं वो बड़े सख्त कर दी। तो सोल प्रोप्राइटरशिप और जो आपकी क्या नाम लेते हैं कॉर्पोरेट है, उसके अंदर तो कोई ज्यादा लॉज नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान SCCP के पास जाना पड़ता है, स्टॉक रजिस्टर करना पड़ता है, अप्रूवल करानी पड़ती है स्टॉक की, ठीक है। उसके लिए अगर कोई चीज प्लेज करनी, प्लेज भी मांगा जाता है, ठीक है जी। इस तरह करके आपके शेयर इशू होते हैं, और उसके बाद एक भारी भरकम किस्म के कवानीन यानी लॉज और रेगुलेशन आपके ऊपर इम्पोज किए जाते हैं कि आप इन कवानीन के तहत कारोबार चलाएंगे। मिसाल के तौर पे आप हर साल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट गवर्नमेंट की ब्यूरोस को जमा कराएंगे, शेयर होल्डर को भेजेंगे, हर साल AGM ऑर्गेनाइज करेंगे। AGM के अंदर हमारा नुमाइंदा जाएगा SCCP का, और वो देखेगा कि आपने शेयर होल्डर को आजादाना बोलने की इजाजत दी है या नहीं दी, ठीक है जी। आप इलेक्शन टाइम पे करवाएंगे, इलेक्शन के ऊपर फिर नए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इलेक्ट करेंगे, उसके मुताबिक कारोबार चलेगा। जिसके पास 50% शेयर होंगे, अगर किसी ने ले लिए, वो डायरेक्ट आगे गवर्नेंस को कंट्रोल कर सकता है, वगैरह वगैरह। इस तरह के काफी स्ट्रिक्ट किस्म के लॉज बना दिए उन्होंने, ठीक है। और उसके बाद आप स्ट्रिक्ट कंट्रोल्स रखेंगे। स्ट्रिक्ट कंट्रोल्स का मतलब क्या है, इंटरनल कंट्रोल्स। जो एसेट्स हैं, जो गाड़ियां हैं, जो मशीनें, वो शेयर होल्डर की हैं, उनके तहफ्फुज की जिम्मेदारी आप लेंगे। आप हर साल अपने तमाम अकाउंट्स का ऑडिट करवाएंगे, और वो ऑडिटर एक इंडिपेंडेंट ऑडिटिंग कंपनी करेगी, और आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसके ऊपर एक स्टैंप लगाएगी, लिखा होगा ट्रू एंड फेयर, ट्रू एंड, फिर उसे माना जाएगा। तो लिहाजा ये देखिए रेगुलेशन। अच्छा, फिर ये एक्सटर्नल ऑडिट है। आप अपने इदारे के अंदर भी इंटरनल ऑडिट रखेंगे। इंटरनल ऑडिटर जो इंटरनल सिस्टम को टाइम टू टाइम उसके अंदर रिस्क फैक्टर को मिनिमाइज करते रहेंगे, और तमाम प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते वक्त रिस्क एनालिसिस करेंगे कि इसके अंदर रिस्क कितना इन्वॉल्व है, ठीक है। तो बहुत बड़ा इखलाकी, कानूनी और बहुत सारे ज़ाब्ते डाल दिए। क्लियर बच्चों, तो मुश्किल बातें तो नहीं होगी ज्यादा। चले, तो ये मैंने जो मिसालें दी, मिसालें दी, आपने सिर्फ यही पढ़ना है। एग्जाम्पल्स इसलिए थी कि आपको याद आ जाएंगे ये चीजें, तो उसको डन कर